इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि आज से लगभग 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हुआ करती थी। एक ऐसे सम्राट की हुकूमत जिनका परचम संपूर्ण उत्तर भारत में लहराता था। सम्राट पृथ्वीराज का जन्म ईस्वी सन 1149 को गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर सहित उत्तर भारत के विशाल हुकूमत के मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की बाल अवस्था में चौहानों की सत्ता सम्राट पृथ्वीराज के हाथों में आई। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं विदेशी हमलावरों पर कहर बरपाने वाले हिंदुस्तान के अमर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्होंने 17 बार विदेशी शासकों को पराजित कर जीवित छोड़ दिया और यही दया भाव आगे चलकर उनके अंत का कारण बना। उनकी मृत्यु के बाद भारत में पहली बार इस्लामिक सत्ता कायम हुई। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1178 में पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर की राजगद्दी पर बैठे। इस वक्त उनका राज्य चारों तरफ से बिखरा हुआ था। उनके सामंत सरदारों और रिश्तेदारों ने पृथ्वीराज को बालक समझकर उनकी रियासत को हड़पना शुरू कर दिया। राज्य के बड़े हिस्से पर सामंतों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य खड़े कर दिए और फिर यहीं से शुरू हुआ पृथ्वीराज विजय का वो दौर, जब पृथ्वीराज एक परले की भांति अपने शत्रुओं के विनाश पर उतर आए। उन्होंने गुरुग्राम में अपने चाचा की संपूर्ण सेना को उखाड़ फेंका, पराजित सैनिकों के सर काटकर अपने अजमेर किले पर लटका दिए। इस मृत्यु के खेल में पृथ्वीराज को अपने चाचा सहित बहुत से गद्दारों को मार डालना पड़ा और इस तरह से उन्होंने चौहानी सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने विजय रथ को यही नहीं रोका, बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों पर ऐसा सतत अभियान चलाया कि कुछ ही वर्षों में चौहानों की हुकूमत का परचम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की धरती तक लहराने लगा। अपनी सत्ता को इस कदर मजबूत करने के बाद सम्राट ने उत्तर की सभी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए। उन्होंने ज्ञात कुल 13 विवाह किए और हर विवाह के साथ उनकी ताकत में इजाफा होता गया। उत्तर भारत की हर रियासत को या तो किसी रिश्ते से या अपनी ताकत दिखाकर सम्राट ने बड़ी बड़ी ताकतों को अपने छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते पृथ्वीराज ने उत्तर के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया। 4 वेद और 14 भाषाओं के ज्ञानी, 3 लाख योद्धाओं की विराट सेना को नेतृत्व देने वाले उत्तर भारत में अपनी हुकूमत के झंडे गाड़कर मध्य भारत की रियासतों में प्रवेश किया। उन्होंने दिल्ली, गंगा और उत्तर के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए कन्नौज के गढ़वालों की सत्ता पर सीधे धावा बोला। पृथ्वीराज ने यमुना को पार कर दिल्ली में अपनी सेना को उतारा और अपने नाना से दिल्ली की सत्ता हासिल की। उन्होंने सरयू की धाराओं को चीरकर अपनी प्रेमिका राजा जयचंद की पुत्री सुयोग्यता से विवाह कर पूर्व में राजाओं को धमकाया। इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के कई युद्धों का जिक्र मिलता है। उन्होंने महोबा, गुरुग्राम, कन्नौज और गुजरात के भयानक युद्धों में अपनी विजय के नगाड़े बजाए। पर मुख्य रूप से एक आक्रमणकारी से सम्राट के 18 युद्ध हुए। 17 युद्धों में सम्राट विजय हुए, पर 18वां युद्ध उनकी मृत्यु का कारण बना। ईस्वी सन 1191 में नवंबर की सर्द हवाओं के बीच सम्राट ने अपनी सेनाओं के साथ पंजाब पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि अफगान हमलावर मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश कर चुका था। उसने अफगान से पंजाब तक बर्बादी की वो कहानी लिखी जिसमें उसने कई हिंदू राजाओं की लाशों के ताबूत खड़े कर दिए। रियासतों को तबाह करते हुए गोरी अपने विशाल लश्कर के साथ आगे बढ़ता रहा और भटिंडा के किले तक आ पहुंचा। यही वो किला था जहां से पृथ्वीराज के राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के प्रकोप से परिचित था। इसके बावजूद अपने मद में चूर गोरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में 17 नवंबर सन 1191 को सम्राट अपनी 3 लाख की विराट सेना के साथ पंजाब की धरती पर उतरे और विदेशी सत्ताओं के खिलाफ युद्ध का आगाज कर दिया। उन्होंने अपनी सेनाओं को 3 तरफ से गोरी के खिलाफ उतारा। पृथ्वीराज स्वयं अपने योद्धाओं के साथ दुश्मन से लोहा ले रहे थे। इस घमासान हमले में पृथ्वीराज ने गोरी की सेना को कसकर मार लगाई और गोरी स्वयं अधमरा होकर गिर पड़ा। चारों तरफ मौत का मंजर देख गोरी ने अपने लश्कर रोक दिए और पंजाब से उल्टे पांव भाग छुटा।
हिंद की घाटी में लड़े गए इस युद्ध को तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सम्राट ने सर हिंद के किले तक के इलाके पर अधिकार कर लिया, परंतु अपनी हार के मात्र 1 साल बाद गौरी 1 लाख जंगी सवारों के साथ पुनः हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गौरी को हिंदुस्तान से वापस लौटने को कहा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वो इस बार छल से पृथ्वी को मात दे सके। अपनी सेना लेकर लौटने की बजाय गौरी ने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। गौरी मौके की तलाश में था और इधर पृथ्वीराज को लगा कि गौरी उसकी बात मान गया है, पर फिर भी सम्राट ने तराइन के मैदान में ही अपनी सेना का पड़ाव डाले रखा। एक दिन गौरी को खबर मिली कि हिंदू योद्धा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते। अधर्मी गौरी को मौका मिलते ही सुबह अचानक गौरी ने पृथ्वीराज के पड़ाव पर धावा बोल दिया और भयंकर कत्लेआम मचा दिया। पूजा पाठ में मगन हिंदवी योद्धाओं को अधर्मी तलवार ने रक्त रंजित कर दिया। सैनिक पड़ाव को चारों तरफ से घेरकर गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाया और अफगानिस्तान ले गया, जहां पृथ्वीराज को अपना धर्म न बदलने और गौरी की अधीनता न स्वीकार करने के कारण अंधा कर दिया गया। कई यातनाओं को सहते हुए सम्राट को महीनों तक गौरी की कैद में रहना पड़ा। फिर एक दिन अपने मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से मौका पाकर सम्राट ने गौरी को मार गिराया और स्वयं सम्राट और उनके मित्र भी वैकुंठ में प्रस्थान कर लिया। सम्राट की पराजय के बाद गौरी ने अजमेर, दिल्ली और फिर कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया। कन्नौज में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के बाद कन्नौज के राजपूतों और ब्राह्मणों ने अपने मूल स्थान को त्याग दिया। तो दोस्तों, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और हाँ, अगला वीडियो आप किस जगह के बारे में देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।